जय हिंद साथियों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई चैप्टर स्पीड एंड फोर्स बल और गति से जुड़े जितने भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा अगर फिजिक्स के किसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो चैप्टर का नाम है लाइट, प्रकाश, और दूसरा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा चैप्टर का नाम है स्पीड एंड फोर्स, चौथा चैप्टर का नाम है हीट। इस तरह के चैप्टर से सबसे ज़्यादा बिहार पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्पीड एंड फोर्स से भी बिहार पॉलिटेक्निक में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए यह नंबर बहुत ही ज़्यादा है। 30 नंबर में अगर 2 नंबर के अगर प्रश्न एक वीडियो से अगर आपको पूरी हो रही है तो समझिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको 2 नंबर का जो सीरीज़ है वो आपको कंप्लीट समझ में आ सके। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 16, एक समान वेग से गतिशील जहाज में बैठा एक व्यक्ति ऊपर की तरफ एक गेंद फेंकता है तो गेंद वापस कहाँ गिरेगी? व्यक्ति के हाथ में, या आगे या पीछे, या कहीं नहीं? सवाल नंबर 16 आप सभी से पूछ रहा है कि एक समान वेग से, मान लीजिए एक नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, मान लीजिए 10 के स्पीड चल रहा है, जहाज 10 के स्पीड से चल रहा है, जहाज है, उसमें एक यात्री बैठा हुआ है। अगर वो गेंद फेंकेगा तो वो गेंद कहाँ जाएगा? तो यह 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी साथियों को बताना है कि यह चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाथ में, आगे, पीछे या कहीं। यह तो गलत हो जाएगा, कहीं नहीं वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर फेंकने की बात है तो ऑटोमेटिक है कि ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो तो नीचे गिरेगा। अब कहाँ गिरेगा? हाथ में गिरेगा, या आगे गिरेगा, या पीछे गिरेगा? आप सभी छात्रों को बताना है। चलिए आप सभी छात्रों जरूर बताइए कि कहाँ गिरेगा। तो देखिए कहाँ गिरेगा से, मान लीजिए आप 10 के स्पीड से, या मान लीजिए एक पैदल चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, और आप अपने गेंद को अपने सिर से 1 से 2 फीट की ऊंचाई, 1 से 2 फीट और हाइट कर लेकर, मान लीजिए उतना हाइट में गेंद फेंक रहे हैं। तो वो जो है, मान लीजिए एक 10 के स्पीड चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, और वो गेंद जो है आपके सिर से 1-2 फीट ऊंचाई के ऊपर जा रही है गेंद, तो वो गेंद कहाँ गिरेगी? तो आप सभी जानते हैं कि वो गेंद ऑटोमेटिक है कि हाथ में गिरेगी, क्योंकि आप सभी ने अगर क्रिकेट खेला होगा तो क्रिकेट खेलते वक्त जब तक गेम स्टार्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं आप लोग? ऊपर फेंकते हैं, हल्का फुल्का ऊपर फेंकते रहते हैं, या हाथ, दोनों हाथ से आगे नीचे भी करते रहते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि एक समान वेग से अगर कोई जहाज चल रहा है या कोई व्यक्ति चल रहा है और गेंद को अगर ऊपर फेंकता है तो वो कहाँ गिरेगा? व्यक्ति के हाथ में गिरेगा, या आगे या पीछे गिरेगा? तो वो जो गिरेगा वो हाथ में गिरेगा। मान लीजिए अगतिशील रहता, मान लीजिए कि स्पीड जो है ना, वो व्यक्ति का स्पीड 10 का है और गेंद जो गिर रहा है वो बहुत ही स्लो गिर रहा है, तो वो गति जो व्यक्ति कर रहेगा तो ऑटोमेटिक कि उसके हाथ में नहीं गिरेगा, उसके पीछे ही गिर जाता, आगे भी नहीं गिर पाता, पीछे गिर जाता, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि एक समान वेग से गतिशील जहाज में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो उसके ऊपर से गेंद फेंका जाता है तो गेंद जो वापस गिरेगा वो व्यक्ति के हाथ में ही गिरेगा। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सवाल नंबर 17, द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ए बल गुने त्वरण के बराबर, या बी बल इंटू त्वरण के बराबर, या सी वेग बराबर दूरी के बराबर, या डी त्वरण के बराबर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि m बराबर f इंटू ए होता है, मतलब द्रव्यमान बराबर फोर्स बल गुने त्वरण होता है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, यह सभी जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में, इसी में से कई सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल नंबर 18 आप सभी से पूछ रहा है कि किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाएगा। तो ए आधा, या बी 2 गुना, या सी 4 गुना, या डी चौथाई। साथियों, संवेग का जो मान है वो अपरिवर्तित रहता है, संवेग का मान परिवर्तन नहीं रहता है। उसका जैसा वेग
होगा उतना ही उसका मान भी होगा। तो बोल रहा है कि अगर किसी गतिशील वस्तु का वेग अगर आधा है तो संवेग क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि संवेग का है वो अपरिवर्तित रहता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वेग आधा है तो वो आधा ही रह जाएगा। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि यदि दो वस्तुओं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम हो तो क्या होगा। ए तथा बी का जड़त्व 0 होगा, या बी ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, या सी बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, या डी ए तथा बी का जड़त्व बराबर होगा। साथियों यहाँ सवाल नंबर 19 आपसे पूछ रहा है सिर्फ जड़त्व। दो वस्तुओं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम है तो उसका जड़त्व कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो 10 किलोग्राम है और बी जो है वो है 20 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो देखिए द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान और जड़त्व का जो समानुपाती होता है ना, द्रव्यमान और जड़त्व का समानुपाती होता है कि जिधर ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व जो है उसी की ओर रहेगा। मान लीजिए द्रव्यमान अगर इसका ज़्यादा है तो उसी की तरफ वो उसका समानुपाती भी होगा। जड़त्व और द्रव्यमान का दोनों का एक समानुपाती होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए का मान 10 है और बी का मान 20 है। तो यहाँ पर जड़त्व पे पूछ रहा था, जड़त्व किसका बोल रहा है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसी की जड़त्व समानुपाती होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर कि बी का जड़त्व ए से अधिक है, क्योंकि बी 20 है और ए 10 है। तो ए तो छोटा है, बी बड़ा है, तो बी में 20 है, तो कह रहा है कि बी का जड़त्व ए से अधिक है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा बी समानुपाती 10 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बी का जड़त्व ए से अधिक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 20 कह रहा है कि वृत्तीय गति में केंद्रक की तरफ लगने वाला बल कहलाता है। वृत्तीय गति में केंद्रक की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है। ए अभिकेंद्रक बल, बी वृत्तीय बल, या सी अपकेंद्र बल, या डी जड़त्व बल। साथियों आप सभी ने कितना बार रट्टा मार चुका है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए भी और बोर्ड एग्जाम में भी, 9th में भी, 10th में भी, कितनी बार आप पढ़ चुके हैं कि वृत्तीय गति में केंद्रक की तरफ लगने वाला बल को हम अभिकेंद्रक बल कहते हैं। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि संवेग निर्भर करता है ए केवल और केवल वेग पर, या केवल द्रव्यमान पर, या द्रव्यमान वेग दोनों पर, या डी आरोपित बल। देखिए संवेग जो निर्भर करता है वो द्रव्यमान वेग दोनों पर ही निर्भर करता है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 22 की क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, न्यूटन के यह किस नियम को दर्शाता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो वो न्यूटन के तृतीय लॉ को दर्शाता है। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ को यह दर्शा रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ को दर्शा रहा है। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि संवेग का मात्रक क्या है। ए न्यूटन सेकेंड, या बी किलोमीटर प्रति सेकेंड, या सी न्यूटन, या डी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो साथियों आप सभी ने फिर इसको भी बहुत बार रट्टा मार चुके होंगे कि संवेग का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि बल क्या है। बल एक राशि है, वो क्या है, ए चर, बी अचर, या सी सदिश, या डी अदिश। तो आप सभी जानते हैं कि बल में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो जो बल जो राशि होगा वो होगा सदिश राशि। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि संवेग एक राशि है, संवेग कैसा राशि है, ए सदिश, बी अदिश, या सी काल्पनिक, या डी वास्तविक। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि बल जो है, संवेग जो हो गया, द्रव्यमान, त्वरण, यह सभी जो है वो सदिश राशि है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या बता रहा है, सवाल नंबर 26 की न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। ए
सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, या बी सदैव एक ही वस्तु पर लगते हैं, या सी परिमाण होना आवश्यक नहीं है, या डी दिशा समान तथा परिमाण होना चाहिए। सवाल नंबर 26 साथियों आप सभी से प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो उसमें जो संबंध होता है क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया दोनों में जो होता है ना, वस्तु का अलग अलग मान होता है। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। तो सवाल नंबर 26 का जो मान होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 27 न्यूटन मात्रक है। इसको भी आप लगातार कितना बार भी रट्टा मार चुके होंगे, 9th में, 10th में, बोर्ड एग्जाम में, 11th 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो 11th 12th में भी आप पढ़ चुके हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है वो आप सभी जानते हैं कि फोर्स का मतलब बल का ऐसा यूनिट है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बल तथा भार का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 29 की किन्हीं दो या दो से अधिक लगने के बावजूद यदि वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे? कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक बल के लगने से बावजूद भी वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ए संतुलित बल, या बी असंतुलित बल, या सी गुरुत्वाकर्षण बल, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इस प्रश्न को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। मान लीजिए एक पुस्तक यहाँ है और एक पुस्तक यहाँ पर है। ठीक है, एक पुस्तक यह है और एक पुस्तक यह है। तो इस पुस्तक को अगर इसी पुस्तक के ऊपर अगर हम रख दे रहे हैं, अगर हम बल लगाएंगे तो यह बल आसानी से हट जाएगा और यह अपरिवर्तन भी हो जाएगा। यह बल मात्र हम अगर खींचेंगे इसको तो ये खिंचा भी जाएगा। इसके मान लीजिए एक बुक के ऊपर एक बुक रख देंगे और उसको उठाएंगे तो उठेगा कि नहीं? बिल्कुल उठ जाएगा। अब मान लीजिए एक बुक यहाँ हो गया और एक बुक यहाँ हो गया, और एक पन्ना इसका और एक पन्ना इसका, एक पन्ना इसका और एक पन्ना इसका, इसी तरह पूरे पन्ना को एक बुक का और एक पूरे पन्ना का और एक बुक का, दोनों बुकों का एक पन्ना इधर से एक पन्ना इधर से, दोनों को करके और इसको बुक को इधर से सटा दिए और इधर से सटा दिए, तब वो दोनों को अगर बल लगाकर आप खींचेंगे तो क्या आप खिंचाएगा? वो खिंचाएगा? तो नहीं खिंचाएगा। तो यह न खिंचाने का कारण क्या है कि यह सब संतुलन बना कर रखा है। यह संतुलन बल है। यह संतुलित बल के कारण ही यह वस्तु जो है इसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा संतुलित बल। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सवाल नंबर 30 जैसा बल जो किसी गतिशील वस्तु की गति का अवरोध करता है उसे कहते हैं। करा के एक ऐसा बल जो किसी गतिशील वस्तु की, मान लीजिए जो स्पीड में भी मोशन कर रहा हो, उसको भी रोके, उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए मोशन में भी है उसको भी रोक ले, उसको हम क्या कहते हैं? तो वह है संतुलित बल। वह संतुलित बल ना किसी भी मोशन भी कर रही है, कोई भी फोर्स, कोई भी गति भी कर रही है, उसको भी रोक लेती है। वो कौन है? वो संतुलित बल है। समझ रहे हैं? तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 31 पूछ रहा है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होते हैं? ए 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के बराबर, या बी 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर, या सी 1 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब के बराबर, या डी 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। साथियों इसका भी आपने लगातार ऐसा यूनिट आप सभी जानते हैं कि कितना बार आप लोगों ने रट्टा मार चुका है। तो 1 न्यूटन जो बराबर होता है वो होता है 1 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूब के बराबर। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है? घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। कह रहे हैं कि घर्षण बल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कितना करते हैं? उपयोगी, अनुपयोगी, या उपयोगी एवं अनुपयोगी, या डी महत्वहीन। कह रहा है कि हम उपयोग करते हैं या कम उपयोग करते हैं या साफ करते ही नहीं है। तो घर्षण बल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही कम करते हैं। घर्षण बल जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा टायरों में लगा होता है, टायरों में प्रयोग किया जाता है घर्षण बल का। ठीक है, तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनुपयोगी होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सवाल नंबर 33 कि सड़क पर चलने के लिए टायरों में खांचेदार सतह बनाकर घर्षण बल का किया जाता है। क्या किया जाता है? ए अधिक, या बी कम, या सी अपरिवर्तित, या डी समाप्त।
कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी सड़क है, उसमें अगर एक बाइक में जो इस तरह के खांचा जो बनाया जाता है, बाइक का खांचा बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्यों बनाया जाता है। देखिए, खांचा बनाने का रीज़न यही रहता है कि अगर हम ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी को, मोटरसाइकिल को 30 के स्पीड में, 40 के स्पीड में, तो उसको रोकने के लिए ना अगर प्लेन टायर रहेगा तो हम मारेंगे ब्रेक ही यहाँ और वो फेंकाएगा ब्रेक, रुकेगा गाड़ी ही यहाँ। मतलब अगर हम गाड़ी को अगर 40 के स्पीड में या 100 के स्पीड में अगर हम चला रहे हैं तो गाड़ी को हम रोकेंगे आधा किलोमीटर पहले, तो वो जाकर रुकेगा ये आधा किलोमीटर बाद में। मतलब है कि एक्सीडेंट होना तय है। तो इसलिए टायरों में खांचेदार सतह बनाते हैं, क्यों कि उसका घर्षण बल ज़्यादा काम करे, ठीक है ना। सड़क पर चलने के लिए टायरों में खांचादार सतह बनाकर घर्षण बल का किया जाता है, वो जो काम किया जाता है वो सिर्फ रोकने के लिए काम किया जाता है, मतलब अपरिवर्तित है। जब दरकार पड़ा तब वर्क किए, नहीं दरकार पड़ा तब ब्रेक नहीं मारे, ठीक है। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 36 की एक बिंदु से 0.06 किलोग्राम की गोली 40 मीटर प्रति सेकेंड से वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से पीछे हटती है तो इसकी मात्रा होगी, ठीक है। ए 2 किलोग्राम या बी 8 किलोग्राम या सी 12 किलोग्राम या डी 6 किलोग्राम। साथियों, इस तरह के प्रश्न के लिए आप घबराइए नहीं, प्रश्न को देखिए, उसके बाद आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक बिंदु से 0.06 किलोग्राम की गोली चल रही है, मतलब द्रव्यमान जो है आपका जो हो गया M1 का जो द्रव्यमान है वो हो गया 0.06 किलोग्राम, मतलब kg, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि गोली 40 मीटर के वेग से भी छोड़ी जा रही है, मतलब V1 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है ना, 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, प्रति सेकेंड। अब आप कह रहा है कि यदि बंदूक 20 मीटर से 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से वेग से पीछे हटती भी है, तो V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, से वो पीछे हट रही है, उसका वेग भी हट रही है। तो यह आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी मात्रा होगी, मतलब आपसे M2 पूछ रहा है, आपसे जो पूछ रहा है वो M2 पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो मान हो जाएगा, देखिए बंदूक है, बंदूक हमको तो बनाने भी नहीं आता है बंदूक, बट प्रयास कर रहे हैं कहीं अच्छा बन जाए। चलिए कोई नहीं, एक ऊँट तरह का बन गया है, ठीक है, ऊँट तरह बना है। देखिए यहाँ से अगर गोली निकल रहा है ना, गोली निकल रहा है, जितने ये आगे की गोली की स्पीड होगी ना, उतने यहाँ का जो स्ट्रेंज जो होगा उसका भी संवेग उतना ही पीछे हटेगी। जितना इस गति, मान लीजिए कि 20 मीटर की स्पीड से अगर ये आगे की ओर भागेगी तो ये इसका जो छोड़ने का जो ये है ना संवेग, इसका भी 20 मीटर पीछे भी भागेगी, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि M2 जो होगा, M2 V2 जो होगा वो M1 और V1 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको अब निकालना है P निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको P निकालना है। तो P का जो मान हो जाएगा वो होगा M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2 होगा, ठीक है। तो M1 का जो मान है वो 0.06, ठीक है। अब इंटू V1 का जो मान है वो 40 है, ठीक है। अब बराबर में M2 का जो मान है वो हमको निकालना है, और V2 का जो मान है वो मान है 20, V2 का जो मान है वो 20 है, ठीक है। तो हम अगर M2 को इधर कर लेते हैं, M2 को अगर हम इधर कर लेते हैं तो वो जो है इंटू में है तो वो बाटा में आ जाएगा। तो 0.6 इंटू 40 जो है वो अब बाटा में आकर 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 मरते में कट जाएगा, ठीक है। तो 0.06 के अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आएगा आपका 0.12 kg आ जाएगा, 0.12 kg आ जाएगा। तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 12 kg, यानी कि सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है।